तो साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य का अर्थ, हिंदी साहित्य का लेखन पद्धतियाँ और इसके प्रमाणिक स्रोत। हिंदी साहित्य के जो इतिहास से संबंधित जो भी प्रमाणिक स्रोत हैं, जो भी पद्धतियों का प्रयोग किया गया, जो भी लेखन पद्धतियों का प्रयोग किया गया, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और विभिन्न विभिन्न विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषा पर भी चर्चा करेंगे। ये टॉपिक साथियों उच्च स्तरीय अकादमिक अध्ययन अर्थात UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से जो भी दे रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा, और जो साथी TGT PGT की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह फायदेमंद होगा। तो आइए बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, अर्थ, लेखन पद्धतियाँ और प्रामाणिक स्रोत। उच्च स्तरीय अकादमिक अध्ययन एवं शोध के लिए एक दृश्य दस्तावेज। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इतिहास की व्युत्पत्ति और अर्थ की बात करेंगे। तो देखिए, इतिहास शब्द जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति है और आस। तो इति माने होता है ऐसा, हा का अर्थ है निश्चित ही, आस का मतलब है था या घटित हुआ। तो ऐसा निश्चित ही था या ऐसा निश्चित ही घटित हुआ, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो ये हुआ इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। अब आते हैं इतिहास की परिभाषाओं के बारे में। तो देखिए, इतिहास की परिभाषाएं विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से दिया है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले हेरोडोटस जी की, जो कि विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं। इनकी बात करें तो देखिए, हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार हैं। इन्होंने इतिहास की परिभाषा भौतिकतावादी दृष्टिकोण से दी, और इन्होंने भौतिकतावादी दृष्टिकोण से इतिहास की परिभाषा दी। और इन्होंने कहा, देखिएगा परिभाषा, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। इनके द्वारा रचित हिस्टोरिका जो है, ये जो कि पुस्तक है हेरोडोटस जी की, ये इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। और इन्होंने परिभाषा दिया कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। इसके बाद प्रादेशिक दृष्टिकोण की बात करें, अर्थात किसी प्रदेश के जो विद्वान हैं उनका दृष्टिकोण, या ये कह सकते हैं कि जो कर्नल जेम्स टॉड हैं, ये राजस्थान इतिहास के जनक माने जाते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इतिहास की क्या परिभाषा हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात, कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान इतिहास के जनक हैं। और फिर बात करते हैं इनके पुस्तक की। तो इनकी पुस्तक जो है, इसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि 1829 ईस्वी की है। ये इनकी पुस्तक है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। इन्होंने परिभाषा दिया कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन ही इतिहास है। जो ये पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान में इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पाश्चात्य इतिहास दर्शन का विकास। तो देखिएगा, तो साथियों, पाश्चात्य इतिहास दर्शन का विकास, तो वहाँ पे विकासवादी, फिर उपयोगितावादी, फिर विधेयवादी, कुछ इस तरह विकास हुआ।
तो देखिए, चार्ल्स डार्विन जी की बात करें तो जो हमारे चार्ल्स डार्विन जी हैं, इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दिया। और इनकी समय की बात करें तो 1809 से 1854 ईस्वी, और ये इंग्लैंड के थे चार्ल्स डार्विन जी। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दिया और इन्होंने कहा कि बाह्य विकास आंतरिक विकास का परिणाम है। बाह्य विकास आंतरिक विकास का परिणाम है और कार्य कारण श्रृंखला को खोजना ही इतिहास है। शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए कि बाह्य विकास आंतरिक विकास का परिणाम है और कार्य कारण श्रृंखला को खोजना ही इतिहास है, ऐसा चार्ल्स डार्विन महोदय ने कहा। इसके बाद हम बात करते हैं कार्लाइल महोदय की। इन्होंने इतिहास की परिभाषा उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दिया। कार्लाइल महोदय का समय 1795 से 1891 है। कार्लाइल महोदय स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। दृष्टांत का मतलब है उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देता है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है, ऐसा इनका कहना था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विधेयवादी। तो देखिए, तेन जो हैं, इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक भी कहते हैं। इनका समय 1828 से 1893 ईस्वी है। ये विधेयवाद के जनक माने जाते हैं, विधेयवाद पद्धति के भी जनक माने जाते हैं और विधेयवादी दृष्टिकोण के भी जनक माने जाते हैं। कहने का मतलब, देखिए विधेयवाद है क्या? तो विधेयवाद का तात्पर्य होता है संदेह से परे, मतलब संदेह से परे जो दृष्टिकोण हो वही विधेयवाद है। तो तेन महोदय ने विधेयवादी दृष्टिकोण से इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा कि इतिहास जाति, वातावरण और क्षण द्वारा निर्मित प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। इतिहास जाति, वातावरण और क्षण द्वारा निर्मित प्रवृत्तियों का विश्लेषण है, ऐसा तेन महोदय ने कहा। और अच्छे से समझना है तो ये समझ लीजिए कि पूरी परिभाषा ये है कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। शॉर्टकट में इतना ध्यान रखिएगा कि जाति, वातावरण और क्षण का योगदान रहेगा। इतिहास जाति, वातावरण और क्षण द्वारा निर्मित प्रवृत्तियों का विश्लेषण है, ऐसा तेन महोदय ने कहा। देखिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास के जनक ये माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तेन जो है इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आइए बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, अगर हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को या शुक्ल जी की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास की क्या परिभाषा दी, देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है और ये चित्तवृत्तियाँ जो हैं प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं और बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इतिहास के संबंधित परिभाषा हुई, इतिहास से संबंधित या इतिहास की परिभाषा हुई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का क्या है, संचित प्रतिबिंब है और ये चित्तवृत्तियाँ जो हैं प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं और बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। इसके बाद हम बात करते हैं
कि महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा। ये बहुत प्राचीन दृष्टिकोण है। महर्षि वेदव्यास बहुत पुराने व्यक्ति हैं। तिनके दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है। इन्होंने कहा, महाभारत में कहा है इन्होंने, इतिहास की परिभाषा इन्होंने दी कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम, कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त पूर्व वृत्त, पुराना वृत्त, पहले का वृत्त, और सत्य आख्यान, सत्य बातें, इतिहासम उच्यते, यही इतिहास कहलाता है। पूरा श्लोक ये है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम अपूर्ववृत्त सत्याख्यानम इति इतिहासम उच्यते। ये इनका पूरा श्लोक था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नगेंद्र जी की। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने इतिहास की परिभाषा क्या दी, साथियों देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। इनका कहना था कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। ये इनकी परिभाषा था कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से। फिर उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, देखिए इतिहास की क्या परिभाषा दी, देख लेते हैं। इनकी परिभाषा बहुत सरल है, एकदम एक लाइन की है कि मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही इतिहास है। अर्थात मानव में जो प्रवृत्तियां हैं उनको खोजना ही क्या है, इतिहास है। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास से संबंधित काफ़ी परिभाषाएं हो गई विभिन्न विभिन्न विद्वानों की। हमने पाश्चात्य विद्वानों की भी बात किया एवं हिंदी साहित्य के भी विद्वानों की बात किया, अपने यहाँ के भी विद्वानों की बात किया, अपने यहाँ के प्राचीन विद्वानों की भी बात की है, जैसे महर्षि वेदव्यास जी की भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो साथियों इतिहास के शब्द की व्युत्पत्ति हमने देख ली, उसका अर्थ देख लिया, फिर उसके बाद इतिहास की परिभाषाएं देख ली विभिन्न विभिन्न विद्वानों के अनुसार। अब हम बात करते हैं इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में। तो देखिए हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की 6 पद्धतियां मिलती हैं। इन 6 पद्धतियों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहला वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा कालानुक्रम पद्धति, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति, और चौथा आपका विधेयवादी पद्धति, पांचवा आपका आलोचनात्मक पद्धति, और छठवां आपका समाजशास्त्री पद्धति। इतिहासकार कच्चे स्रोतों को इन्हीं ढांचों में ढालकर इतिहास का निर्माण करते हैं। तो देखिए वर्णानुक्रम पद्धति क्या है, कालानुक्रम पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, विधेयवादी पद्धति क्या है, आलोचनात्मक पद्धति क्या है, और समाजशास्त्री पद्धति क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, देखिएगा। तो देखिए वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए वर्णानुक्रम में संधि है वर्ण प्लस अनुक्रम। तो वर्ण प्लस अनुक्रम, वर्णानुक्रम बना, तो मतलब वर्ण का अनुक्रम, अर्थात वर्ण जहाँ पे क्रम से आए। तो देखिए वर्णमाला के अक्षरों का अनुक्रम, देखिए आधार दिया है। इस पद्धति का आधार है वर्णमाला के अक्षरों का अनुक्रम, मतलब ए फिर बी फिर सी आए, या छोटा आए फिर उसके बाद बड़ा आए। इस प्रकार से वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से वर्णन हो। एक लाइन में परिभाषा हम वर्णानुक्रम पद्धति की यह दे सकते हैं कि वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय देना वर्णानुक्रम पद्धति है। वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय देना वर्णानुक्रम पद्धति है। इसकी प्रकृति बात करें
तो शब्दकोश के समान होती है। इसकी प्रकृति, वर्णानुक्रम पद्धति की प्रकृति या पद्धति शब्दकोश के समान होती है, शब्दकोश के तरह होती है। जैसे डिक्शनरी में या शब्दकोश में अगर हमें देखना होगा तो पहले ए लेटर के वर्ड आएंगे, फिर बी लेटर के, फिर सी लेटर के। या हिंदी डिक्शनरी में पहले छोटा लेटर का फिर बड़ा लेटर का, ऐसे होता है ना, तो वही सिस्टम से। अब आते हैं इसके दोष की बात करते हैं। तो दोष की बात करें इस पद्धति के, तो दोष की बात करें तो यह सबसे प्राचीन है। अब प्राचीनता तो दोष नहीं है, कह सकते हैं कि ये सबसे प्राचीन है। दोष में बात करें तो ये पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक है। यह पद्धति जो है अमनोवैज्ञानिक पद्धति है और यह सबसे प्राचीन पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति है। आगे देखिए, अब आते हैं प्रमुख प्रयोक्ता की बात करते हैं, किन्हें उन्हें इसका प्रयोग किया है। तो प्रमुख प्रयोक्ता में गारसा दी तासी का नाम आता है। गारसा दी तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी, जो कि आप सभी जानते ही होंगे, उसमें तथा शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, इन दोनों विद्वानों ने इसी पद्धति का प्रयोग किया। अब बात आती है कालानुक्रम पद्धति की। साथियों, कालानुक्रम पद्धति को समझिएगा। तो कालानुक्रम पद्धति का आधार है रचनाकारों की जन्मतिथि। जो रचनाकार जब पैदा हुआ उसके हिसाब से लिखा गया है। जैसे जो रचनाकार पहले पैदा हुआ उसका पहले वर्णन है, जो बाद में पैदा हुआ उसका बाद में वर्णन है। तो इसका आधार है रचनाकारों की जन्मतिथि। कह सकते हैं काल प्लस अनुक्रम, मतलब समय के हिसाब से बढ़ता हुआ। तो जन्मतिथि के आधार पर रचनाकारों का परिचय देना, इस पद्धति के अनुसार हम ये समझ सकते हैं। प्रकृति की बात करें इसकी, तो समय रेखा पर आधारित है। यह समय रेखा पर आधारित है, समय के हिसाब से। इसके प्रमुख प्रयोक्ता की बात करें तो ग्रियर्सन है। तो ग्रियर्सन जी ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसी पद्धति का प्रयोग किया है, तथा मिश्र बंधुओं ने भी इस पद्धति का ही प्रयोग अपने ग्रंथ में किया। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्णानुक्रम और कालानुक्रम पद्धति की बात हो गई। आइए वैज्ञानिक पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति और समाजशास्त्री पद्धति की बात करते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक पद्धति क्या है। तो वैज्ञानिक पद्धति के लक्षण की बात करें तो यह पूर्णतः तटस्थ पद्धति है। भाषा विकास क्रम और युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण इसमें होता है। यह कह सकते हैं कि प्रवृत्तियों का विश्लेषण होता है, भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखा जाता है और रचनाकार पर युगीन परिस्थितियों का जो है प्रभाव पड़ता है, उसी प्रभाव के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति के प्रथम प्रयोग की बात करें तो डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी ने किया इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, और उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इस पद्धति का प्रयोग किया। जो डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी का ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके दो भाग हैं, जिसमें प्रथम भाग 1964 में और द्वितीय भाग 1965 में। ध्यान रखिएगा इस बात। आगे बढ़ते हैं आलोचनात्मक पद्धति। साथियों, आलोचनात्मक पद्धति की बात करें तो देखिए इसका लक्षण क्या है। तो रचनाकारों के परिचय से अधिक रचनाओं के मूल्यांकन पर बल देना और शास्त्रीय मान्यताओं से समीक्षा करना, ये इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि रचनाकारों के परिचय से अधिक उनके रचनाओं के मूल्यांकन पर इन्होंने बल दिया, इस पद्धति के लोगों ने, और शास्त्रीय मान्यताओं से समीक्षा की। तो देखिए इस पद्धति के प्रथम प्रयोगकर्ता की बात करें तो इस पद्धति का प्रथम प्रयोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने किया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में
डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया। यह ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह 1938 ईस्वी का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, समाजशास्त्री पद्धति की बात करते हैं। तो साथियों, समाजशास्त्री पद्धति के लक्षण की बात करें तो समाजशास्त्री पद्धति में होता क्या है, रचनाकार ने समाज से क्या ग्रहण किया और समाज पर क्या प्रभाव डाला, इस बात पर बल दिया जाता है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। तेन, तो तेन क्या हैं, विधेयवादी पद्धति के जनक हैं और थोड़ा सा विधेयवादी ही हमें समझना है पद्धतियों में, और इसी को थोड़ा ध्यान से समझना है। ये पद्धति जो है विधेयवादी पद्धति, तो देखिए विधेयवादी पद्धति के जनक तेन हैं। विधेयवादी पद्धति में क्या होता है, देखिए कालानुक्रम, प्रवृत्तियों का विश्लेषण और तुलनात्मक दृष्टिकोण। कालानुक्रम मतलब कि रचनाकारों का जो परिचय है वो कालानुक्रम पद्धति में होगा, काल के अनुक्रम के आधार पर होगा, अर्थात समय के हिसाब से होगा। कौन व्यक्ति पहले जन्म लिया है उसका वर्णन पहले, जो बाद में जन्म लिया है उसका बाद में। और इस पद्धति में प्रवृत्तियों का विश्लेषण होगा और तुलनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया जाएगा इस पद्धति में, विधेयवादी पद्धति। तीनों को जो समावेश करके जो पद्धति बनी, कालानुक्रम, प्रवृत्तियों का विश्लेषण और तुलनात्मक दृष्टिकोण, इन तीनों का समावेश करके जो पद्धति बनी उसे ही विधेयवादी पद्धति कहते हैं। और विधेयवादी पद्धति के जनक जो है तेन महोदय हैं। और हिंदी साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता इस पद्धति के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में जो इनका ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया। तो हमारी सारी पद्धतियों की बात हो गई। हमने वर्णानुक्रम पद्धति की भी बात कर ली, कालानुक्रम पद्धति की भी बात कर ली, वैज्ञानिक पद्धति की भी बात कर ली, विधेयवादी पद्धति की भी बात कर ली, और आलोचनात्मक पद्धति की भी बात कर ली, और समाजशास्त्री पद्धति की भी बात कर ली। आइए आगे बढ़ते हैं। साहित्य के स्रोत, कच्चे अभिलेख। तो आधुनिक इतिहास लेखन 19वीं 20वीं सदी से पूर्व हिंदी साहित्य का विवरण लगभग 25 से अधिक बिखरे हुए ग्रंथों, वार्ताओं और सूचियों में दर्ज था। ये ग्रंथ इतिहास नहीं थे, बल्कि वे कच्चे स्रोत थे जिनसे इतिहास गढ़ा गया, अर्थात इतिहास को निर्मित किया गया। तो साथियों, आप सभी समझ ही रहे होंगे। तो इसमें जो है भक्ति युगीन जीवन चरित्र है, महान काव्य संग्रह है, और सांप्रदायिक एवं पाश्चात्य खोज है, और संस्थागत सर्वेक्षण आते हैं। आइए इनकी बात करते हैं। तात्पर्य यह है, अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोतों की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोतों की बात करें तो सबसे पहले देखिए रचनाएं मिलती हैं, दो रचनाएं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इन दोनों रचनाओं के रचनाकार जो हैं गोकुलनाथ जी हैं। विक्रम संवत 1625 इन दोनों रचनाओं का रचनाकाल है। महत्व की बात करें या इन दोनों रचनाओं में है क्या, तो पुष्टि मार्ग और अष्टछाप के भक्त कवियों का गद्य में जीवन वृत्तांत मिलता है, जीवन वृत्त मिलता है। ये देखिए वार्ता साहित्य है। आगे बढ़ते हैं, भक्तमाल की बात करते हैं। तो भक्तमाल, इसके रचनाकार जो है नाभादास जी हैं। भक्तमाल नामक रचना के रचनाकार जो हैं नाभादास जी हैं। विक्रम संवत 1642 और ईस्वी में 1585 ईस्वी की रचना है। इस रचना का महत्व यह है कि 200 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है और 316 छप्पे छंदों में दिया गया है। और नाभादास जी के मूल नाम की बात करें तो ग्रियर्सन महोदय जी ने इनका मूल नाम नारायण दास बताया। तो ग्रियर्सन के अनुसार मूल नाम नारायण दास है। आइए बात करते हैं मूल गोसाई चरित्र की। रचनाकार इसके बेणी माधव दास जी हैं। यह विक्रम संवत 1687 की रचना है मूल गोसाई चरित्र।
इसके रचनाकार वेणी माधवदास जी हैं और ये तुलसीदास जी के शिष्य भी हैं। महत्व की बात करें तो इसमें तुलसी का जीवन चरित्र है और थोड़ा डिटेल में जाएं तो इसमें चौपाई दोहा और त्रांटक छंदों में तुलसीदास जी का जीवन चरित्र वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, भक्त नामावली की बात करें तो भक्त नामावली जो ग्रंथ है इसके रचनाकार ध्रुवदास हैं और भक्त नामावली जो है विक्रम संवत 1698 इसका समय है। महत्व की बात करें तो इस रचना में 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय मिलता है। आगे बढ़ते हैं, काव्य संग्रहों का पैमाना, एक दृश्य विश्लेषण। कुछ अन्य कवियों की बात कर लें तो जैसे देखिए, बात करते हैं हम राग कल्पद्रुम की, तो इसका पूरा नाम राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम मिलता है। इसके रचनाकार अर्थात राग कल्पद्रुम के रचनाकार कृष्णानंद व्यासदेव जी हैं। रचना काल की बात करें तो विक्रम संवत 1900 माना जाता है और इसमें है क्या विशेष, यह है कि कृष्ण के उपासक 200 कवियों का संकलन है। 200 प्लस कृष्ण उपासक कवियों का संकलन है, उनकी कविताओं का भी संकलन इसमें मिलता है। फिर बात करते हैं रसचंद्रोदय की, तो रसचंद्रोदय जो है ठाकुर प्रसाद जी की रचना है। इसका रचना काल विक्रम संवत 1920 है। इसमें बुंदेलखंड के 242 कवियों का जीवन परिचय और उनकी कविताओं का वर्णन मिलता है या उनकी कविताओं का संकलन मिलता है। दिग्विजय भूषण या दिग्विजय भूषण की बात करें तो इस रचना के रचनाकार गोकुल प्रसाद जी हैं। रचना काल की बात करें तो विक्रम संवत 1926 है, विक्रम संवत 1926 है और इस रचना में 192 कवियों का विवरण मिलता है और उनकी कविताओं का भी विवरण मिलता है दिग्विजय भूषण। कहीं कहीं इसका नाम दिग्विजय भूषण भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके रचनाकार गोकुल प्रसाद जी हैं। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर कविमाला देखिए, तो आइए कविमाला की बात करते हैं। रचनाकार इसके तुलसी हैं कविमाला के और रचना काल की बात करें तो विक्रम संवत 1712 है और ये तुलसी श्री रामचरितमानस वाले तुलसी जी नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है 74 कवि हैं, उन्हीं की कविताओं वगैरह का संकलन है कविमाला में। आगे बढ़ते हैं, ई सतकवि गिराविलास, तो सतकवि गिराविलास की बात करें तो इसके रचनाकार बलदेव हैं और रचना काल की बात करें तो 1803 विक्रम संवत है। इसमें है क्या तो इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय है। 17 विशिष्ट कवियों की बात इसमें की गई है। इन विशिष्ट कवियों में आपके केशव दास जी, चिंतामणि जी, बिहारी, मथिरान, यही सब हैं आदि हैं। आइए बात करते हैं एफ श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह की बात करें तो श्रृंगार संग्रह जो है ये सरदार कवि जी की है। इसके रचना काल की बात करें तो विक्रम संवत 1904 है। इस रचना में 125 कवियों का मतलब कि वर्णन मिलता है और उनकी कविताओं वगैरह का संकलन है और इसमें काव्य के विभिन्न अंगों का भी उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं देखिए कालिदास हजारा की। कालिदास हजारा, कालिदास हजारा जो है इसके मतलब कि रचनाकार कालिदास त्रिवेदी जी हैं और इसका रचना काल विक्रम संवत 1775 है। इसमें क्या है 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का जो है संकलन किया गया है, जो कि शिव सिंह सेंगर जी ने जो हैं अपना जो शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा तो उन्होंने इस रचना को आधार बनाया। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के लिए इसे आधार बनाया। किसको? कालिदास हजारा को। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रमुख दार्शनिक एवं धार्मिक शोध शाखाएं, इनकी बात करते हैं तो इसमें सिख धर्म
एक ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजियन, मैकॉलिफ का है, अंग्रेजी या पाश्चात्य विद्वान है, मैकॉलिफ का है। विक्रम संवत 1965 इसका जो है आपका रचना काल है। इस पुस्तक का हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजियन, इसके रचनाकार मैकॉलिफ हैं और रचना काल विक्रम संवत 1965 है। इस रचना का क्या योगदान है, तो सिख धर्म के अंतर्गत रचित हिंदी कविताओं का संग्रह मिलता है और इसमें सिख धर्म का जो है उद्भव और विकास का भी वर्णन। आइए बात करते हैं कबीर पंथ। तो आइए कबीर पंथ इस ग्रंथ की बात करें तो कबीर एंड द कबीर पंथ ये बेसकट की रचना है। विक्रम संवत 1964 इसका जो है आपका रचना काल है। इस रचना का योगदान की बात करें तो कबीर के आदर्शों व मान्यताओं का चित्रण इसमें किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। कबीर एंड दी कबीर पंथ। अब आते हैं नाथ संप्रदाय की। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित एक ग्रंथ है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, जो कि ब्रिक्स महोदय की रचना है, विक्रम संवत 1955 की है। इसका योगदान की बात करें तो नाथ पंथ के कवियों का इसमें विवरण मिलता है और नाथ संप्रदाय की धार्मिक मान्यताओं का भी विवरण मिलता है। अब आते हैं हिंदू दर्शन की बात करते हैं। हिंदू दर्शन में एक ग्रंथ है हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म, ये मोनियर विलियम्स का लिखा हुआ है, अर्थात इसके रचनाकार मोनियर विलियम्स जी हैं। रचना काल की बात करें तो विक्रम संवत 1940 है। इसमें क्या है, हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण है और मतलब कुछ रचनाओं वगैरह का भी वर्णन है, कुछ कवियों रचनाओं का भी इसमें वर्णन है। और बात करते हैं इंडियन थीज्म की, तो इसके रचनाकार मैकॉनिकल हैं और ये विक्रम संवत 1972 इसका समय है। इसमें भी हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों वगैरह का वर्णन है और कुछ कवियों का उल्लेख है। तो ये प्रमुख दार्शनिक एवं धार्मिक शोध शाखाएं हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट और राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। तो राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोजकर्ता की बात करें तो मोतीलाल मेनारिया जी हैं। खोज कार्य की बात करें, अवधि की बात करें तो विक्रम संवत 1995 से 1998 के बीच जो है समय तक खोज कार्य चला है। और योगदान की बात करें तो राजस्थान के अज्ञात कवियों और उनकी रचनाओं का विवरण इससे मिलता है। राजस्थान के अज्ञात कवियों और उनकी रचनाओं का प्रामाणिक वर्णन मिलता है। बात करते हैं नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। तो इसकी बात अगर हम करें नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट की, तो 1920 से 1921 तक जो है हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य चलता है और इसी के आधार पर जो है नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट के ही आधार पर मिश्र बंधु विनोद भी लिखा गया। ऐतिहासिक प्रभाव देखिए लिखा है, इसी विशाल खोज रिपोर्ट के आधार पर ऐतिहासिक मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। और खोजकर्ता में देखिए, मुख्य खोजकर्ता में श्याम सुंदर दास जी हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं और हीरा लाल जी हैं। और 1900 से 1921 ईस्वी तक मतलब कि हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य चला, इसमें समय लगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक इतिहास की निर्माण प्रक्रिया। तो साहित्यिक इतिहास की निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो देखिए, वार्ताएं, काव्य संग्रह, खोज रिपोर्ट और विधेयवादी पद्धति और वैज्ञानिक विश्लेषण करके अंततः हिंदी साहित्य का प्रमाणिक इतिहास तैयार किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। स्मृति कोश इतिहास के जनक, कुछ चीज़ें याद करने के लिए इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखिएगा। देखिए, विश्व इतिहास के जनक
हेरोडोटस हैं। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड जी हैं। और आधुनिक इतिहास के जनक या विधेयवाद के जनक तेन महोदय हैं। और हिंदी साहित्य में विधेयवाद के प्रथम प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और वैज्ञानिक पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। और आलोचनात्मक पद्धति के जनक हिंदी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। इतिहास केवल अतीत का दस्तावेज नहीं बल्कि वर्तमान का दिशा सूचक है। हमारा टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो साथियों, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुरालेखीय संग्रह, अर्थ, पद्धतियाँ और स्रोत। देखिए, भाग 1 अर्थ एवं परिभाषाएं, भाग 2 इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, भाग 3 इतिहास के स्रोत। तो आइए बात करते हैं। इति माने इस प्रकार, है माने निश्चित ही, आस माने था या घटित हुआ, ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ। आगे बढ़े तो हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। भौतिकतावादी दृष्टिकोण से इन्होंने परिभाषा दी कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। ग्रंथ इनकी हिस्टोरिका है। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास की परिभाषा दी। कहा, आंतरिक और बाह्य विकास का परिणाम और कार्य कारण श्रृंखला की खोज करना ही इतिहास है। फिर आए कार्लाइल महोदय, इन्होंने उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास की परिभाषा दी और इन्होंने कहा, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक इतिहास के जनक तेन हैं। विधेयवादी पद्धति के भी जनक हैं। विधेयवाद का अर्थ है संदेह से परे। इन्होंने जाति, वातावरण और क्षण को विशेष महत्व दिया। आगे बढ़ते हैं, महर्षि वेदव्यास जी की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त सत्याख्यानम इति इतिहासम उच्यते। फिर डॉक्टर नगेंद्र जी की बात करें तो इन्होंने कहा, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, इतिहास मात्र घटनाओं का संकलन नहीं है, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा कि अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। फिर आगे हम बढ़े, साहित्य का सर्वोच्च सिद्धांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। फिर आगे बढ़ते हैं, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, आलोचनात्मक, ये पद्धतियाँ थीं। फिर आइए संरचनात्मक पद्धतियाँ, वर्णानुक्रम बनाम कालानुक्रम। तो ये देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति। वर्णमाला के अनुक्रम ABC इसका आधार है। वर्णमाला अनुक्रम पद्धति का मूल्यांकन में सबसे प्राचीन है मनोवैज्ञानिक पद्धति है। प्रमुख प्रयोक्ता गारसात तासी, शिवसिंह संगर। फिर कालानुक्रम पद्धति जमतित के आधार पर ऐतिहासिक विकास क्रम का आभास, जॉर्ज ग्रियर्सन है प्रमुख प्रयोक्ता। आगे बढ़ते हैं, विश्लेषणात्मक दृष्टियाँ, विज्ञान, आलोचना और समाज। तो वैज्ञानिक पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। एक बार आप सभी देख लीजिए शॉर्टकट में। आगे बढ़ते हैं, ये कालानुक्रम, प्रवृत्तियों का विश्लेषण और तुलनात्मक दृष्टिकोण, इसको मिलाकर विधेयवादी पद्धति बनी। सर्वोच्च प्रतिमान हिंदी में विधेयवादी पद्धति। इसके हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में जो उन्होंने लिखा, जनक जो है तेन थे। अब आए आरंभिक पुरालेख। तो भक्ति काल के मूल स्रोत इसमें आए जो है वार्ता साहित्य 84 एवं 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ जी की है। भक्तमाल, मूल गोसाई चरित, भक्तनामावली, इन सब की बात हम किए थे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बृहद काव्य संग्रह ऐतिहासिक धरोहर भाग 1। इसमें देखिए कविमाला, देखिए ग्रंथ का नाम कविमाला, रचनाकार तुलसी हैं। ये आप सभी देख सकते हैं, 74 कवियों का संकलन है। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, सतकवि गिराविलास बलदेव जी का है। कविनामावली सूदन का है। विद्वान मोत तरंगड़ी सुब्बा सिंह जी का है।
इसमें 46 कवियों का संग्रह है और षड्ऋतु और नक्सिक वर्णन भी है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास देव जी का है। ये 1900 विक्रम संवत का है रचना काल। इसमें 200 प्लस कृष्ण उपासक भक्त कवियों का संकलन है। आइए आगे बढ़ते हैं। बृहद काव्य संग्रह ऐतिहासिक धरोहर भाग 2। इसमें श्रृंगार संग्रह, रसचंद्रोदय, दिग्विजय भूषण भाषा काव्य संग्रह, कविरतन माला, हफीजुल्ला खां हजारा, सूक्ति सरोवर, ये सब हैं, आप सभी देख ही सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े हम तो साहित्यिक अन्वेषण, संस्थागत एवं वैश्विक प्रयास, नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट के बारे में हम लोग जाने ही थे। क्षेत्रीय अन्वेषण में राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, पाश्चात्य विद्वानों का क्या योगदान है ये भी देख लिए थे। मोनियर विलियम्स, मैकोनिकल, बेस्कट, मैकॉलिफ, ब्रिक्स का। फिर आगे बढ़ते हैं। इतिहास की परिणति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सिद्धांत, जनता की चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब, पद्धतियों की देख लिए थे। मूल स्रोत में भी देख लिए कि वार्ता साहित्य, भक्तमाल, कविमाला, नागरिक प्रचारणी सभा खोज रिपोर्ट। तो स्रोत, पद्धति और दर्शन के इसी समन्वय से हिंदी साहित्य का प्रामाणिक इतिहास निर्मित होता है।